Hello guys, my name is Mohit Patkar and you guys are watching Triple IQ. सेकेंड पोल के अकॉर्डिंग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने प्रेफर किया था, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है ट्रिपल IQ टेस्ट, इसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फीडबैक में बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है या आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को लेके आएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा प्लीज़ कि आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल्ड सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, है ना गाइस। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत डेप्थ थ्योरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सॉरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लेके इसको कवर करेंगे। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, कंसेप्ट्स को हम लर्न करेंगे और उनसे MCQ बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे, क्योंकि हमारे ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आता है प्रैक्टिकल केसेस। सॉरी, तो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करेंगे। ये गेट और IAS के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें समझेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ज़्यादा टफ चीज़ों पे हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इतना कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी ज़्यादा डेप्थ में जाने की। जितना AE JE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उतना हम कवर करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। हमें पता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कंपटीशन में, क्वेश्चन टेकिंग। जितने ज़्यादा हम MCQ सॉल्व कर पाएंगे उतने ही नंबर आएंगे। तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में। अगर आप ज़्यादा रिसर्च के पीछे पढ़ेंगे सब्जेक्ट को लेके तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने मार्क्स लूज कर जाएंगे, जो कि सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स JEE पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िए, सिर्फ अपन को क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है। हाँ, बट हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम बहुत डिटेल में उनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ तो पहले मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का कुछ इंपॉर्टेंट फंडे समझाऊंगा, उसके बाद हम मैन इलेक्ट्रॉनिक्स पे जंप करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास में समथिंग 4 या 5 क्लास में मैं, या हो सकता है इससे भी कम लगे या ज़्यादा लगे, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा क्लासेस का। तो फर्स्ट तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम उसके एनालॉग के इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट पे जंप करेंगे। तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, इसके बाद ही हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। ध्यान रखिए गाइस, ये सब्जेक्ट हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, बट इसके लिए आपको सपोर्ट करना है गाइस। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो डेफिनेटली ये सीरीज़ हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, जो कि ऑलरेडी एक मेरी सीरीज़ चल रही है उस पर ट्रिपल IQ पे टेस्ट सीरीज़ करके, यही कंटिन्यू होगी। अगर डेली क्लासेस, डेली फ्री क्लासेस के लिए रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो डेफिनेटली हम इसको बंद कर देंगे। अगर इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तो एनालॉग के बाद हम दूसरे भी सब्जेक्ट लेंगे, जैसा कि आपका डिमांड था कि मशीन लीजिए, और भी जो भी सब्जेक्ट है हम सब सब्जेक्ट कवर करेंगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये क्लास तो बंद होनी ही है फॉर श्योर। तो सपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम इस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो पहली सीरीज़ तो हमारी टेस्ट सीरीज़ आ रही है, तो उसको डेली देखना है आपको, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होते हैं और उसके सॉल्यूशन पीछे दिया होता है, मतलब आंसर की दी होती है। कुछ टाइम बाद हम इसका टेस्ट सीरीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस भी स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास इतनी एसेसरीज नहीं है कि हम ये डिटेल्ड कोर्स स्टार्ट कर पाएँ। तो इसीलिए फ़िलहाल आप टेस्ट सीरीज़ देखिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं
तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करेंगे। गाइस मैं अभी अभी पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, तो हो सकता है कि चीज़ें सही से ना हो रही हों, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिए, टाइम के साथ चीज़ें सही होती जाएंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, या मेरे पढ़ाने के कुछ तरीकों में मैं चेंज कर सकता हूँ तो प्लीज़ वो भी बताइए। तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम कुछ चीज़ें समझेंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 टर्मिनोलॉजीज पे डिपेंड करती है, उसी के इर्द गिर्द हम पूरी इंजीनियरिंग में घूमते हैं। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये 5 चीज़ें ही पूरी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये 5 चीज़ें हमारे इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। इनकी रिप्रेजेंटेशंस भी देख लेते हैं। वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से, रेजिस्टेंस R, L एंड C। तो हम सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। वोल्टेज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। डेफिनेशंस आपको सब पता होंगी, नहीं पता है तो जाके बुक में से पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से डेफिनेशंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कॉलेज आपका ख़त्म हो गया है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, सब्जेक्ट पे आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है। सो वोल्टेज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल प्रेशर करंट फ्लो कराएगा, है ना। तो आपने एक इमेज देखी होगी जो कि काफ़ी पॉपुलर इमेज है इस टाइप से। ये एक हमारा कंडक्टर है, ये इस टाइप से एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट फ्लो का अपोज करता है। कंडक्टेंस क्या करता है? करंट फ्लो कराता है, मतलब रेसिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है। लाइक ये हमारी करंट फ्लो हो रही है, ये हमारा प्रेशर है विच इज नथिंग बट द वोल्टेज, ये हमारी करंट है। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? करंट फ्लो को अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रिकल प्रेशर करंट फ्लो कराने की कोशिश करता है। इसीलिए वोल्टेज को हमेशा इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रेशर की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल प्रेशर की यूनिट होती है वोल्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज, तो उसका आंसर क्या होगा? वोल्टेज। ये जो भी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ना गाइस, ये हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं जो हमारे कंपटीशन के लिए रिक्वायर ही नहीं है। इस बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें आएंगी ना गाइस, वो सारे चीज़ों से एक एक क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना, मेरे साथ मोस्टली जब आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हर एक चीज़ को क्वेश्चन के नज़रिए से देखिएगा, तब आप ज़्यादा ग्रैब कर पाएंगे और आपके कंपटीशन में भी उसको हेल्प करेंगे। सेकेंड चीज इज वोल्टेज। तो वोल्टेज तो कुछ सेकेंड चीज, फर्स्ट इज वोल्टेज विच इज इलेक्ट्रिकल प्रेशर, सेकेंड इज करंट। क्या होता है करंट? करंट इज नथिंग बट दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की दर को करंट कहते हैं, विच इज नथिंग बट दी dQ/dt। दिस इज नथिंग बट दी करंट। चार्ज की यूनिट होती है कूलम सेकेंड, विच इज नथिंग बट दी एम्पियर। कूलम सेकेंड भी एम्पियर के बराबर है। तो करंट की यूनिट क्या होती है? कूलम सेकेंड। सेम टू सेम हम वोल्टेज भी समझ सकते हैं। वोल्टेज क्या होता है गाइस? कंपटीशन टर्मिनोलॉजीज में अगर हम वोल्टेज को देखें, यहां पे समझ लीजिए, वोल्टेज इज नथिंग बट dW/dQ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, इज नथिंग बट दी वोल्टेज। ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जेई लेवल पे, क्योंकि जूनियर इंजीनियर लेवल पे माइनर चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। हो सकता है इसकी वोल्टेज की यूनिट पूछ लें, वोल्टेज का फॉर्मूला पूछ लें, वोल्टेज को दे के कुछ न्यूमेरिकल पूछ लें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेक्शन को कंफर्म कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों के नोट्स निकाल लीजिएगा आप, जो भी आप यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है कि dQ/dt, कूलम पर सेकेंड और यहाँ पे एम्पियर, इन सब चीज़ों के शॉर्ट नोट्स निकालते चलिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको सुन लीजिए, लेकिन जो बोर्ड पे लिखा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वोल्टेज इज नथिंग बट द डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे एनर्जी है, क्यू क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू यहाँ पे चार्ज है, मतलब आवेश है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट तो जूल्स होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट तो कूलम होती है, तो जूल पर कूलम। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं वोल्ट, है ना गाइस। एक और यहाँ पे यूनिट बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जेई में सीधे क्वेश्चन बनेंगे गाइस यहाँ से। जूल इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर। यहां पे अगर हम जूल्स के बराबर में रखेंगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो ये भी एक वोल्टेज की यूनिट है। तो हमारे पास कितनी वोल्टेज की यूनिट हो गई है फिलहाल, 3 देख सकते हैं, 1 2 एंड 3। तो हम 3 तरीकों से वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये तीनों यूनिट आपको कहीं भी दिख रही हैं तो डेफिनेटली वो वोल्टेज की बात कर रहा है। और भी इस फॉर्मूले से हम आगे भी चीजें देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको आगे आने वाले लेक्चर में मैं डिफाइन करूंगा कि यूनिट कन्वर्जन्स कैसे होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सीधे क्वेश्चन बनते हैं गाइज यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड, है ना। तो ये जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है प्लीज इसके शॉर्ट नोट्स निकाल लीजिएगा। आप कोई भी A4 साइज का पेपर लीजिए, देखिए गाइज इस टाइप से आप A4 साइज के पेपर ले सकते हैं और 10-12 पेज को बंडल कर लीजिए और इसमें आप शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में और एग्जाम के टाइम पे यूनिट्स रिकॉल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, A4 साइज का बंडल आता है, 140-50 रुपये का आता है। 4-5 स्टेपल मारिए यहाँ पे, ऊपर से चाहे तो इस टाइप का एक टेप का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं जिससे पेज फटते नहीं है, और इस टाइप का एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप चाहोगे तो मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, है ना। तो हमने अभी तक क्या वोल्टेज देखा, अभी हम करंट के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमने देख लिया। करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। वोल्टेज मींस इलेक्ट्रिकल प्रेशर। जब इलेक्ट्रिकल प्रेशर किसी भी कंडक्टर में अप्लाई किया जाता है तो उसमें करंट फ्लो होगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करेगा गाइस, रेजिस्टेंस उस करंट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा करंट फ्लो के लिए। तो करंट इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं करंट में, बस इतना याद रखिए आप, जो करंट फ्लो होती है ना गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कई लोगों के लिए, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के दिमाग में इससे रिलेटेड कंफ्यूजन्स होगी। करंट फ्लो कैसे होता है, लोग बोलते हैं कि वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो होगा। नेटवर्क थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेटली मानते हैं कि सर्किट पैरामीटर्स की वैल्यू के ऊपर करंट डिपेंड करती है, बट इन प्रैक्टिकल केस करंट कभी भी सर्किट पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करती है। करंट हमेशा और हमेशा लोड की डिमांड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लोड डिमांड पे। जिस तरीके से आपका लोड की डिमांड होगी उतनी ही करंट फ्लो होगी। कभी भी आपके वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो नहीं होती है कि इतना वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो इतना सर्किट पैरामीटर है तो इतनी करंट फ्लो होगी। ये नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से डेफिनेटली सही है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में हमेशा याद रखिए कि करंट फ्लो लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। हम इलेक्ट्रिकल मशीन को जब डेप्थ में पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझाऊंगा और बहुत प्यारे तरीके से आपको समझ में भी आएगा कि कैसे इलेक्ट्रिकल करंट लोड और सिर्फ लोड पे डिपेंड करती है, ना कि पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स का डेफिनेटली योगदान होता है, पावर कन्वर्जन पैरामीटर्स पे ही होता है, बट ये कंप्लीटली सही नहीं है कि पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो होगी। इन द प्रैक्टिकल केस करंट फ्लो लोड के अकॉर्डिंग होती है। नेटवर्क थ्योरी में डेफिनेटली हम पढ़ते हैं और वो सही भी है नेटवर्क थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नॉट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो फ्लो करता है करंट फ्लो को। रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका यूनिट होता है जिसको ओम बोलते हैं। 1 वायर रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दी कंडक्टेंस विच इज जी। रेजिस्टेंस सीरीज पैरामीटर होता है, कंडक्टेंस पैरेलल पैरामीटर होता है। नेटवर्क थ्योरी में जब डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कंडक्टेंस पैरेलल क्यों है, रेजिस्टेंस सीरीज पैरामीटर क्यों बोलते हैं। यूनिट क्या होती है, ओम होती है, करंट फ्लो का रिस्ट्रिक्शन करता है। नेक्स्ट इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मेजर करते हैं हेनरी में।
ये यूनिट भी गाइस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने डिप्लोमा में इतने अच्छे से ना पढ़ी हो चीज़ें। अभी हम देखते हैं कि इंडक्टेंस क्या करता है। एक और चीज़ याद रखिए, जो रेजिस्टेंस है डेफिनेटली ये करंट फ्लो का रिस्ट्रिक्शन करता है और एक टाइप से हीट को डिसिपेट करता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा कि हर एक एक्शन के अगेंस्ट में एक रिएक्शन होता है। जब रेजिस्टेंस करंट फ्लो का रिस्ट्रिक्शन कर रहा है उस टाइम पे अपना एक हीट भी जनरेट करता है। आगे देखेंगे हम, ये सब तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं। आई स्क्वायर आर ये बेसिक हीट है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। इसमें टी मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल्स लॉ बन जाएगा। इसको हम पावर लॉस भी कहते हैं। ये हीट, ये एनर्जी कन्वर्जन भी करता है। डेफिनेटली हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो रेजिस्टेंस एक एनर्जी कन्वर्जिंग डिवाइस भी है, या फिर कह सकते हैं एनर्जी कन्वर्जिंग एलिमेंट भी है। इसी टाइप से इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस क्या करता है गाइस, इन सिंपल टर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे वर्क करता है। इंडक्टेंस एल से रिप्रेजेंट करते हैं और हेनरी इसकी यूनिट है। इंडक्टेंस का बेसिक फंडा ये है नेटवर्क थ्योरी के अकॉर्डिंग, इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है गाइस। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यहाँ पे आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब di/dt को रिस्ट्रिक्ट करता है। मींस एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर इंडक्टेंस लगा हुआ है तो वो सडनली करंट को चेंज नहीं होने देता है। जैसे कि आपका मान लीजिए करंट सर्किट में 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये सडनली उसको 10 एम्पियर नहीं होने देगा। नॉट पॉसिबल विथ केस ऑफ इंडक्टेंस, बिकॉज ये सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। 5 से 10 एम्पियर होने में उसको एक टाइम लगेगा, पर्टिकुलर टाइम, उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। हर एक इंडक्टेंस का एक टाइम कांस्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग सर्किट बिहेव करता है। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L/R इन केस ऑफ इंडक्टेंस, और इन केस ऑफ कैपेसिटर R/C। ये दोनों होते हैं टाइम कांस्टेंट। नेटवर्क थ्योरी में आप ये सब पढ़ेंगे। हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों को, जिससे कि हमारे सब्जेक्ट में आगे दिक्कत ना हो। तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं। इंडक्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे भी वर्क करता है। मतलब जब इंडक्टेंस में से करंट फ्लो होती है तो बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर। तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ इंडक्टेंस 1/2 Li²। ये सारे फॉर्मूले गाइस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे फॉर्मूले से ही क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसी केस में अगर आपको देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, 1/CV² होती है। ये कैपेसिटेंस के केस में है, हाफ ऑफ CV²। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जब आप पावर सिस्टम में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जब सर्ज इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के बराबर नहीं होता है तो करंट रिफ्लेक्शन और वोल्टेज रिफ्लेक्शन होता है। उन दोनों ही केस में इन दोनों एनर्जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। उस टाइम में आप एनर्जी कन्वर्जन देखेंगे, जैसे कि जब स्विच ओपन होती है तो 1/2 Li² कन्वर्ट होता है 1/2 CV² में। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी कभी स्विच ओपन होती है तो एक स्पार्क जनरेट होता है बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन। ये प्रॉपर एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो पाता है। देखो इसको हम थोड़ा और डेप्थ में चल के समझते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही हैं इलेक्ट्रिकल में जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं गाइस, और कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फंड है ये बेसिक्स। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I, और यहाँ पे हमारा एक इंडक्टेंस कनेक्ट है L। बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टेंस एंड दिस करंट, दिस इंडक्टेंस इज स्टोरिंग सम एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल का जितना भी सिस्टम है डेफिनेटली उन सब में ये तीनों एलिमेंट होंगे। बिकॉज ऑफ AC केस, अगर DC केस की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली DC केस में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही डोमिनेंट होता है। मतलब
रेसिस्टेंस ही वर्क करता है, उसमें कोई कैपेसिटेंस इंडक्टेंस का फंडा नहीं होता है, क्योंकि डीसी के केस में इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो कोई लेना देना नहीं है डीसी के केस में। बट एसी के केस में तीनों पैरामीटर्स होंगे। इन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन आइडियली हम बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस नहीं है, सिर्फ रेसिस्टेंस है, बट प्रैक्टिकल केस में तीनों चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो इस केस में भी सेम है, इंडक्टेंस अवेलेबल है, कैपेसिटेंस भी होगा, लेकिन हमें उससे अभी लेना देना नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टेंस वी आर स्टोरिंग 1/2 Li ऑफ एनर्जी एंड दिस इज आवर स्विच। जब ये स्विच, अभी मान लीजिए पहले ये स्विच क्लोज है ना, पहले इसको हम क्लोज करते हैं, ये क्लोज है। बिकॉज ऑफ ये स्विच जब क्लोज है, इसको की से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये स्विच क्लोज है, यहाँ पे करंट जा रही है लोड में, कोई भी अलादा लोड है, ये ट्रांसमिशन पैरामीटर है, ये हमारा लोड है और ये कनेक्ट है। चलो पूरा डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये वोल्टेज है, वोल्टेज एट एन एंगल ऑफ सम एंगल, दिस इज आवर लोड एंड दिस इज आवर स्विच। देखो एल की वजह से 1/2 एनर्जी स्टोर होगी डेफिनेटली इसमें, बिकॉज ऑफ तो ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल ही है। जब ये स्विच ओपन होगी ना, जब ये स्विच ओपन होगी, करंट फ्लो कितना हो जाएगा, करंट फ्लो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये 1/2 Li² जो है ये जीरो नहीं होने वाला, इसको तो कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, यही इंडक्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंडक्टेंस इसीलिए बनाया जाता है कि सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करे। तो आपने तो बोल दिया स्विच 1 सेकंड में ओपन कर दिया, यहाँ पे 10 एम्पीयर करंट जा रही थी, लेकिन इंडक्टर बोल रहा है नहीं भाई 10 एम्पीयर करंट तो जीरो नहीं होगी 1 सेकंड में। जो इंडक्टेंस का टाइम कांस्टेंट है, उस टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग इंडक्टेंस अपना टाइम लेगा। तो फिर 1/2 Li² को कन्वर्ट होना पड़ेगा, 1/2 CB² में ही कन्वर्ट होता है। ये सिंपल सा फंडा है। क्यों भैया 1/2 CB² में क्यों कन्वर्ट होगा, I² R में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप कुछ लोग हो सकता है सोचें कि 1/2 Li² है तो 1/2 CB² में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, I² R में कन्वर्ट कर लो। तो गाइज ये स्विच है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल का स्विच होगा डेफिनेटली। स्विच जो होता है वो मैग्नेटिक नहीं, कंडक्टिंग मटेरियल होगा। ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है, ये एयर है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है। ये स्विच का एक वो है कॉन्टैक्ट, ये टर्मिनल है, इसके बीच में जो एयर होगी वो एक कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा, मतलब ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, εA/d। ये सिंपल कैपेसिटेंस है, परमिटिविटी इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी प्लेट्स। इसीलिए 1/2 Li² हमेशा 1/2 CB² में कन्वर्ट होगा, ना कि इसमें, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है कोई भी। डेफिनेटली बहुत हाई रेसिस्टेंस है यहाँ पे मेगा ऑफ ओम्स का, विच इज नॉट इन कंसिडरेशन। सो दिस कंप्लीट एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू 1/2 CB²। तो यही यहाँ पे होगा, बट ये कंप्लीट एनर्जी कन्वर्जन भी नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ बोथ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स आर नॉट आइडियल। तो यहाँ पे एक स्पार्किंग जनरेट होगी। इसीलिए गाइस जब आपने देखा होगा या भी आप ऑब्जर्व करना, लाइट कमरे की ऑफ करना या पावर स्विच को ऑन या ऑफ करके देखना, स्पार्क डेफिनेटली जनरेट होगा। हो सकता है कि लाइट ऑन के केस में आपको समझ में ना आए कि स्पार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट जब आप लाइट ऑफ करेंगे और बहुत शार्पली ऑब्जर्व करेंगे स्विच के अंदर, तो ये स्पार्क तो जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे कि स्पार्क क्यों जनरेट होता है, इसके पीछे का थ्योरी ये है ना गाइस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो गाइस इस कमरे में बहुत गर्मी हो रही है, नॉइस की वजह से मैं यहाँ पे फैन भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो आप देख सकते हैं क्या एफर्ट पुट करने पड़ते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप समझ नहीं सकते हैं कितनी गर्मी लग रही है, क्योंकि जब आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। इंडक्टेंस स्पेलिंग देख लीजिए यार आप, जो भी है इंडक्टेंस कवर हुआ। अभी हम बात करते हैं कैपेसिटेंस का। इंडक्टेंस के फॉर्मूले भी देख लो यार, L इज नथिंग बट N/μA/L, है ना। इंडक्टेंस का बेसिक फंडा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विच इज नथिंग बट दी N∅/I। N∅I को N और phi को बोलते हैं साइया, जो कि होता है फ्लक्स लिंकेज। phi क्या होता है, फ्लक्स, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट। फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट भी
इंडक्टेंस ही होता है। ये आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे आता है मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए ये सब फार्मूले थोड़े से हो सकता है कि आपको इतने इम्पोर्टेंट ना लग रहे हों, लेकिन जब आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे एक क्वेश्चन बनता है और आप गलत करके आते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को समझना और इनके शॉर्ट नोट्स निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके छोटे छोटे पॉइंट्स के आपके पास शॉर्ट नोट नहीं होंगे ना गाइस, तो आप पेपर टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब लेकिन पेपर टाइम पे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती कमिट कर देते हैं। तो ट्राई कीजिए इन सबके शॉर्ट नोट्स निकाले जाएं। मैं आपको एक शॉर्ट नोट का, मेरे शॉर्ट नोट्स जो जिस टाइप से मैं निकालता हूँ उनका स्क्रीनशॉट लेके आपको डाल दूंगा ग्रुप में, तो उसको देख के आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हैं। एल है इंडक्टेंस। देखो गाइस, फाई मतलब क्या होता है? फाई मतलब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट क्या होती है? वेबर। मैग्नेटिक केस में फ्लक्स करंट के इक्वल होता है। मतलब अगर हम एनालॉजी देखें तो फ्लक्स इज नथिंग बट द करंट, बट करंट हमेशा फ्लो होता है और फ्लक्स हमेशा सेटअप होता है। फ्लक्स कभी फ्लो नहीं होता है गाइस। फ्लक्स एक बार सेट हो गया, जितना एनर्जी रिक्वायर होता है वो सेटअप करने में अपने आप को ले लेता है, उसके बाद कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। तो फ्लक्स हमेशा सेटअप होता है, करंट हमेशा फ्लो होती है, लेकिन ये दोनों एनालॉजियस हैं एक दूसरे के। फ्लक्स वेबर की यूनिट होती है। जिस टाइप से करंट फ्लो होता है V अपॉन आर, उसी टाइप से फ्लक्स का क्या होता है? मतलब ये प्रेशर है, ये उसका रेसिस्टेंस है जो कि उसको फ्लो होने में अपोज कर रहा है। इसी केस में यहाँ पे होता है MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस भी रेसिस्टेंस के इक्वली होता है। अगर हम एनालॉजियस बनाएं इनका, ये गाइस हम थोड़ा लेट देखेंगे, अभी इतना रिक्वायर नहीं है, एक एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा। तो फ्लक्स MMF अपॉन रिलक्टेंस, MMF क्या होता है? MMF फॉर्मूला होता है N इंटू आई, रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है R, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन म्यू A। म्यू क्या है? म्यू यहाँ पे परमेबिलिटी है, A का यह है एरिया है, L क्या है? लेंथ है। परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है? परमेबिलिटी का भी एक फॉर्मूला है म्यू इंटू म्यू आर, है ना। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। परमेबिलिटी, इसको देख लीजिए, परमिटिविटी मत लिख लीजिए, PERMEAVILITY, परमेबिलिटी। रिप्रेजेंटेशन म्यू, यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। तो फ्लक्स का यूनिट होता है MMF अपॉन रिलक्टेंस विच इज N अपॉन NI अपॉन R विच इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का फॉर्मूला ये है। इन सारे वैल्यूज को पुट करिए इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में N ऑलरेडी अवेलेबल है, फाई को पुट करेंगे तो N इंटू आई, नीचे क्या है? रिलक्टेंस, L अपॉन म्यू A, आई से आई कैंसिल, N का क्या हुआ? N स्क्वायर, ऊपर पहुंचा म्यू A अपॉन L, ये फॉर्मूला बन के आया। तो आप समझ सकते हैं इंडक्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से हमने ड्राइव किया है। सिस्टमैटिक नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझ लीजिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन नहीं याद होना चाहिए। वो तो बस मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप कभी भूल जाएं तो थोड़ा बहुत कुछ दिमाग लगा के याद कर पाएँ। जो भी बॉक्स में जा रहा है ना गाइस, वो सारे आपके शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए, तभी बात बनेगी। और कुछ क्या बताएं इंडक्टेंस के बारे में? इंडक्टेंस के बारे में ये हो गया, सडन रेट ऑफ चेंज का अपोज करता है, और है ना, इतना काफ़ी है। और जब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे तो हम इससे रिलेटेड और भी जो भी टॉपिक आते जाएंगे उस टाइम पे हम इनको कवर करेंगे, है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, जितने भी पॉइंट्स मुझे टाइम टू टाइम याद आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा, बस अब क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। उसके बाद तो आप देखिए चीज़ें बहुत मस्त होने वाली हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। कैसे कैपेसिटेंस फॉर्म होता है? ये कंस्ट्रक्शन डिटेल हो गई, फिर तो इंडक्टेंस की भी कंस्ट्रक्शन डिटेल देखनी पड़ेगी। इंडक्टेंस कैसे फॉर्म होता है? ये कॉइल है, बिकॉज ऑफ दिस कॉइल फीचर इंडक्टेंस आता है किसी भी कॉइल में। इस कॉइल फीचर की वजह से ही इंडक्टेंस आता है। एप्सिलॉन, कैपेसिटेंस कैसे बनता है? दो कंडक्टिंग प्लेट लीजिए, उनके बीच में स्पेस छोड़ दीजिए।
इस स्पेस में आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दीजिए, कैपेसिटेंस बन गया। कुछ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल जिसमें कि करंट फ्लो ना होती हो। ये क्या होंगे, ये कंडक्टिंग प्लेट होंगे। इनका एक एरिया होगा, इसके बीच में एक डिस्टेंस होगी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक परमिटिविटी होगी, ओवरऑल मिला के कैपेसिटेंस बन जाएगा। कैपेसिटेंस करता क्या है गाइस, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। सेम चीज इंडक्टेंस में क्या हो रहा था, सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज कर रहा था। वोल्टेज क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज कर रहा है। मतलब अगर 5 वोल्ट की सप्लाई किसी कैपेसिटर के अक्रॉस में लगी हुई है तो ये सडनली उसको 10 वोल्ट नहीं होने देगा। अगर आप इसको 10 वोल्ट करेंगे सडनली, कैपेसिटर की वजह से 10 वोल्ट इंस्टेंटली तो नहीं होगा, है ना। इंस्टेंटली मतलब ट्रांजिएंट कंडीशन में तो नहीं होने वाला है, डेफिनेटली 2-5 मिनट या जो भी उसका टाइम कांस्टेंट है उसके बाद हो जाएगा, बट इंस्टेंट नहीं होगा। तो यही चीज है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज कैपेसिटर में नहीं होगा। और भी जो भी हम आगे कैपेसिटेंस रिलेटेड चीजें आएंगी हम देखेंगे। ये बेसिक कोर्स है यार, हो सकता है ये चीजें सब आपको आती हों, लेकिन सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको रिकॉल कराना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपके साथ ये सब चीजें डिस्कस हो रही हैं, है ना गाइस। और क्या देखेंगे अब हम, चीजें तो बहुत ज़्यादा हैं यार, जितना हम बेसिक कवर कर सकते हैं उतना तो करने की कोशिश करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह आपको पढ़ाने की ज़रूरत तो मुझे नहीं है वैसे, लेकिन आप देख लो थोड़ा सा। ये हमारा एटम है, अगर किसी को नहीं पता हो तो। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है गाइस, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है ऑर्बिट के अंदर, है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका ऑर्बिट है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट जनरेट होती है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं, बट ये सही नहीं है। करंट क्या होती है, हमेशा करंट का जो कंसिडरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट में लेते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये इस डायरेक्शन में है, ये मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन करंट फ्लो उतनी ही होगी जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला तो हमें पता है यार, dq/dt, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कूलम पर सेकेंड, है ना, कूलम पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाएगी ना गाइस, तो डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट माना जाता है। ये सिंपल कंसिडरेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है गाइस। ये तो हमने पढ़ लिया कि करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन ही हेल्पफुल होता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। देखो गाइस, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, लाइक ये मान लीजिए कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन जब ये फ्लो करता है तो अपनी ऑर्बिट में भी रोटेट करता है। फ्लो होने की वजह से करंट आती है सर्किट में, मतलब करंट एग्जिट करती है, लेकिन जब उसकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस पे आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो या स्पिन में, ऑर्बिट में स्पिन हो रहा है इस वजह से। तो याद रखिए, अपनी ऑर्बिट में रोटेट होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन खुद फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो हो रही है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन के रोटेट होने की वजह से, मतलब अपनी खुद की ऑर्बिट में घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में काम आएगी आपको, सॉरी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में।
इनकी यूनिट वगैरह भी देख लेते हैं यार, इंपॉर्टेंट होंगी, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यूनिट वगैरह तो मुझे भी याद नहीं है, आपको बता देता हूँ देख के। छोड़ो, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस में है। सेम चीज़ प्रोटॉन पे भी होगी। एक चीज़ भी याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज होता है, जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा। ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होगा, बात खत्म। ये कूलम्स है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहता है। एक और चीज़ इससे आती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू है ना गाइस, लेकिन 1 कूलम इज इक्वल टू आपसे कन्वर्जन करके पूछ सकता है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं यार, बुक में भी आपको सब मिल जाएंगी। मुझे यूनिट्स वगैरह बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ फंडामेंटल आपको बताने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं स्टार्ट करने के पहले सब्जेक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। देखो भाई, अभी आपसे इंटरव्यू वगैरह में, आजकल तो इंटरव्यू होते नहीं है, सॉरी, डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। सिंपल सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेज स्लैश पावर, या तो बोल सकते हो हाई वोल्टेज या पावर एंड लो फ्रीक्वेंसी। ओके, इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑपरेट्स एट लो वोल्टेज या फिर लो पावर एंड करंट एंड हाई फ्रीक्वेंसी। This is the major difference between the electronics and the electrical, ना। हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं, विच इज़ 50 हर्ट्ज इन इंडियन केस, अदर कंट्रीज में अदर फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, बेसिक डिफरेंस है। ठीक है गाइस, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। बेसिक तो यार बहुत लंबा चौड़ा है, अगर मैं बेसिक ही इलेक्ट्रिकल पढ़ाने बैठूं तो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में उतना कवर करने की कोशिश करेंगे जितना कि हमें इम्पोर्टेंट है। ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का कुछ मैंने आपको समझाया है, और कई चीज़ें मैं भूल भी गया हूँ यार, क्या पढ़ाने आया था क्या पढ़ा दिया है ना। तो जैसे ही मुझे कुछ चीज़ें कल याद आती हैं मैं आपको वो चीज़ें समझाऊँगा, और बने रहिए इस लेक्चर पे, इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें।